नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑफम एस्पायरेंस में। और इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं अभी रिसेंट जो न्यूज है, दैट इज म्यांमार और थाईलैंड में जो मेसिव अर्थक्वेक हिट हुआ है। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि ये अर्थक्वेक होने के बाद यहाँ पे आसपास के शहरों में भी हमें ऐसा ट्रिमर्स या ऐसे अर्थक्वेक दिखाई दे रहे हैं। ये अर्थक्वेक म्यांमार का जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मैंडले, यहाँ पे हुआ था। तो इसका एपिसेंटर मैंडले शहर है और कुछ ही टाइम के बाद हमको दिखाई दिया कि इसके आसपास के कंट्रीज जैसे थाईलैंड बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ। यहाँ पे 6.4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक दिखाई गया। और अभी हमें दिख रहा है कि चाइना में भी जो बैंकॉक शहर है वहां पे भी बहुत मैसिव एक अर्थक्वेक आया है। तो क्योंकि ये म्यांमार शहर और थाईलैंड ये साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है और थाईलैंड कंप्लीटली कोस्टल है, तो यहाँ पे फ्यूचर में सुनामीज भी आ सकता है। तो दोस्तों ऐसा प्रेडिक्शन है कि ग्रेट हिमालयन रीजन में भी एक सुनामी आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और हमारा इंडिया कैसे अफेक्टेड होगा, इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि अर्थक्वेक कैसे अराइज होता है। दोस्तों हमारा जो अर्थ का जो ऊपरी सतह है वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट से गठन हुआ होता है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई भी सिस्मिक एक्टिविटी हो, एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के अगर ऊपर स्लाइड हो जाए, इनके बीच में अगर कोई भी हलचल हो, तो क्या होता है यहाँ पे भूकंप या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ सकता है। तो इसी कारण से दो ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड होने के कारण ये भूकंप का सृष्टि हुआ। तो जहां पे भूकंप का सृष्टि हुआ उन लाइन्स को हम बोलते हैं फॉल्ट लाइन्स। और ऐसा एक सेकेंड फॉल्ट लाइन है जिसके कारण इस भूकंप का जो म्यांमार में जो भूकंप है 10 माइल दूर है ये लाइन, और वहां से इस भूकंप का सृष्टि हुआ है या स्टार्टिंग हुआ है। तो हमें ये दिखा कि इस भूकंप का जो आफ्टर मैथ है ये बहुत ज्यादा है। अभी डेथ टोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, 2700 यानी नियरली 3000 पीपल। अभी तो हम गिनती कर भी नहीं सकते, इतने ज्यादा लोग अभी मर गए हैं। और बहुत से ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इंडिया ने भी बहुत ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, एनडीआरएफ और इंडिया का ऐसे बहुत सारे अभियान है जो भी लगे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और अभी हाल ही में हमें ये भी सुनाई दिया कि बहुत से लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो अगर हम म्यांमार का जो ज्योग्राफी है उसके बारे में देखें तो ये रीजन बहुत ही सिस्मिकली एक्टिव है। और यहाँ पे अगर 5 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का कोई भी भूकंप आ जाए तो ये बहुत मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये शैलो डेप्थ का रीजन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और साथ ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिविल वॉर का ऑनगोइंग इफेक्ट है जो 4 साल से चल रहा है। ऑलरेडी 3 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो चुके हैं। दैट मीन्स कंट्री प्रिपेयर्ड नहीं है। कोई भी ज्यादा अगर इम्पैक्टफुल अर्थक्वेक आ जाए या नेचुरल कैलामिटी आ जाए, इसके लिए कंट्री प्रिपेयर्ड नहीं है। यहाँ पोवर्टी स्ट्राइकन रीजन है। तो इसमें क्या होता है कि जो अभी सैगेन और मैंडली रीजन में जो भूकंप आया है वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं वो भी ठीक तरीके से चल नहीं रहे, क्योंकि बहुत से इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे, इंटरनेट सर्विसेज काम नहीं कर रहे। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। म्यांमार में जो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हुआ है इसके बाद बहुत से कंट्रीज ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एज वेल एज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चलाए हैं म्यांमार तक। और यहाँ पे इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया है। बहुत से कंट्रीज यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस में शामिल है, जैसे साउथ कोरिया, वियतनाम, चाइना, देन इंडिया, देन यूएस। और यहाँ पे इंडिया का एक मिशन है ऑपरेशन ब्रह्मा, उसके अंदर बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिए गए हैं। और यहाँ पे इंडिया ने एयरक्राफ्ट एज वेल एज यहाँ पे नेवल शिप्स भेजे हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं, उनका कोई भी पता नहीं चला है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं, जैसे एयरक्राफ्ट C-130J एयरक्राफ्ट इंडिया ने भेजा है, हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है जिससे हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं। हमारा जो एनडीआरएफ वाहिनी है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस विषय में। और जो म्यांमार का जो मिलिट्री गवर्नमेंट है जुंता, उन्होंने भी सीज फायर अप्लाई किया है ताकि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ पे ना हो और रेस्क्यू ऑपरेशंस अच्छे से चलाए जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर डीप सी क्रिएचर जो समुद्र में पाए गए उनके साथ अर्थक्वेक का कोई रिलेशन है कि नहीं।
हमें 2011-17 में एक इंसिडेंट याद है कि फिलीपींस और कैलिफोर्निया में ऐसे और फिश दिखाए गए थे जो समुद्र से बाहर आए थे और कुछ साल बाद वहां पे अर्थक्वेक हुआ था। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर डीप सी क्रिएचर, समुद्र में पाए गए क्रिएचर कोई इंडिकेशन देते हैं कि नहीं कि फ्यूचर में कोई अर्थक्वेक अराइज होने वाला। 2004 में जो सुनामी हुआ था इंडोनेशिया में, उससे एक डीप कनेक्शन है 2025 का इस अर्थक्वेक का, क्योंकि 2004 का जो सुनामी है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा में एक अर्थक्वेक हुआ था, इसके बाद का आफ्टरमैथ है या इफेक्ट है। अभी ये बोला जा रहा है कि जो म्यांमार में जो अर्थक्वेक हुआ है कंसेक्यूटिवली, इसका मैग्नीट्यूड अभी हमें कहाँ दिख रहा है, थाईलैंड एज वेल एज चाइना और नेबरिंग कंट्रीज में भी दिख रहा है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन में पड़ते हैं। तो 2025 में एक बहुत ही बड़ा सुनामी आ सकता है और आसपास के इलाकों में भी अर्थक्वेक आ सकता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमने जो एक कंप्लीट एनालिसिस बनाया है जो म्यांमार का अर्थक्वेक है, इसका रिलेशन क्या है और फ्यूचर में हमें कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो ग्रेट हिमालयस में भी जो सुनामी आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है, इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही हम प्रे करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे अर्थक्वेक में फंसे हैं, जितने भी लोगों का फैमिलीज यहाँ पे स्ट्राइकन है, जो अफेक्टेड हुए हैं, उनके लिए हम प्रे करते हैं। और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से हो और ईच एंड एवरी कंट्री सपोर्ट करे म्यांमार एज वेल एज जितने भी कंट्रीज में ये अर्थक्वेक का इम्पैक्ट हुआ है। थैंक यू।